नमस्कार दोस्तों, स्टडी बडीज़ में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आयुष्मान भारत योजना के बारे में, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से जाना जाता है। आयुष्मान का मतलब होता है लंबी आयु तक जीना, दीर्घ आयु या लॉन्ग लिव। ये आयुष्मान भारत योजना हेल्थ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसमें फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा हर फैमिली को 5 लाख रुपए का पर ईयर, और कवर किए जाएंगे करीब करीब 50 करोड़ सिटीजन हमारी कंट्री के। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये देखेंगे कि इस स्कीम को जब इम्प्लीमेंट किया गया था तब से लेकर अभी तक क्या चैलेंजेस फेस कर रही है स्कीम, साथ साथ एलिजिबल कौन है, कौन एलिजिबल नहीं है, ये भी देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि ये कैसे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल स्टडी बडीज को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान, जिसको आयुष्मान भारत या नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन या मोदी केयर के नाम से जाना जाता है, लॉन्च किया गया था ये 2008 में। इसका रिकमेंडेशन दिया गया था नेशनल हेल्थ पॉलिसी के द्वारा, जो 2017 में आई थी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 जो आई थी, उसका विज़न था कि अचीव करना यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। जबकि ये जो स्कीम है ये सिर्फ जो है पुअर एंड इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड पीपल को टारगेट करती है, मतलब सिर्फ गरीब और आर्थिक रूप से वंचित लोगों को ये स्कीम टारगेट करती है। इसमें सभी व्यक्ति एलिजिबल नहीं है मेडिकल इंश्योरेंस प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है ये एक एज अ मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम है, जिसमें व्यक्ति को मेडिकल इंश्योरेंस कवर दिया जाता है उसकी पूरी फैमिली को 5 लाख रुपए तक का। ये जो स्कीम जब लाई गई तो इसमें उस समय दो सेंट्रली जो चल रही थी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, उनको इंक्लूड कर लिया गया। पहली थी सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को, दोनों को इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। इसके की फीचर्स क्या हैं वो जानते हैं। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जो कि पूरी तरह से फाइनेंस की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। ये स्कीम जो है कवर करती है 5 लाख रुपए पर फैमिली का, और पर ईयर सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए। देखिए, हमारी 3 तरह की केयर होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। देखिए, प्राइमरी केयर में क्या होता है, जो छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं वो आसपास से क्लिनिक में जो है उसको कर लिया जाता है, केयर कर लिया जाता है। सेकेंडरी केयर में क्या होता है कि यदि कोई बीमारी जो है बड़ी है और उसको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की ज़रूरत है, जैसे अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो कार्डियोलॉजिस्ट की जो ज़रूरत है, अगर कोई डायबिटीज़ है तो तो स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, तो वहाँ पर सेकेंडरी हेल्थ केयर जो है सामने आती है। प्राइमरी केयर से रेफ़र कर दिया जाता है सेकेंडरी केयर में। लेकिन यदि सेकेंडरी केयर में ऐसा होता है कि पर्सन की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा सीरियस है, तो और साथ साथ में कोई सर्जरी की ज़रूरत है, तो वहाँ से सेकेंडरी केयर से जो है टर्शरी केयर में जो है रेफ़र कर दिया जाता है हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। तो ये जो स्कीम है वो प्रोवाइड करती है 5 लाख रुपए पूरे परिवार के लिए पर ईयर के लिए, सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। पब्लिक और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं दोनों में, ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल जिनको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है कि वहाँ पे इलाज हो सकता है, कवरेज किया जाएगा करीब करीब 10 करोड़ से ज़्यादा फैमिलीज़ को, जो कि गरीब फैमिलीज़ हैं उनको कवर किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि करीब 50 करोड़ लोग हैं उनको कवर कर लिया जाएगा। जैसे 10 करोड़ अगर फैमिली कवर होती हैं तो करीब हर फैमिली में 4 से 5 व्यक्ति होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं, तो यहाँ पर 50 करोड़ बेनिफिशरीज होंगे इस स्कीम के। ये प्रोवाइड करती है कैशलेस एक्सेस सभी हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए जो इस स्कीम में कवर हो रही हैं। मतलब वहाँ पर कोई कैश ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी, एक कैशलेस कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पर आप कहीं से भी जो है उसको एक्सेस कर सकते हो हेल्थ सर्विसेज को। आयुष्मान भारत बाकी जो मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम्स हैं उनकी तरह नहीं है, क्योंकि बाकी मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम में एक वेटिंग पीरियड होता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के लिए। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का मतलब ये होता है कि जस्ट सपोज कि किसी पर्सन ने आज ये इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो आज से पहले, जैसे आज तो इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, आज से पहले भी तो उसको कुछ डिजीज़ होंगी, तो बाकी जो प्राइवेटली मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम्स होती हैं वो उनको कवर नहीं करती। और कुछ ऐसी हैं कि पहले से जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ हैं, जैसे कि अगर मान लो शुगर है या डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, तो ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ जितनी भी होंगी ना, इनको ये स्कीम्स जो है, ये वाली जो स्कीम है ये डे 1 से कवर कर रही है। बाकियों में क्या होता है कि उनके लिए जो है 2 से 3 साल का समय लिया जाता है कि भाई आप जिस दिन इनरोल हुए हो उससे 2-3 साल तक आपको इनरोल रहना होगा, उसके बाद ये स्कीम कवर की जाएगी। लेकिन आयुष्मान भारत जो है डे 1 से ही सभी डिजीज़ को कवर कर लेती हैं, जितनी भी प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है। जो बेनिफिट है वो कवर करता है
प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंस को, प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब ये है कि भाई किसी व्यक्ति को हॉस्पिटलाइजेशन करने से पहले उसके ऊपर जो खर्चा आया है वो भी कवर करता है, और जो हॉस्पिटलाइजेशन करने के बाद जो खर्चा है वो भी कवर किया जाता है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है फैमिली साइज के ऊपर, एज के ऊपर, जेंडर के ऊपर। जैसे कि फैमिली साइज जो है 4 का भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है। फैमिली साइज 2 से लेकर जितना मर्जी बड़ा हो सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एज या जेंडर की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जितनी भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है वो सभी कवर होती हैं डे 1 से। ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है ये कवर करती है हॉस्पिटलाइजेशन होने से 3 दिन पहले तक का खर्चा सारा, और हॉस्पिटलाइजेशन होने के 15 दिन बाद का सारा एक्सपेंसेस जो है, जितनी मेडिसिन होगी, जितना भी खर्चा आएगा केयर में, वो सारा खर्चा जो है ये कवर कर लेती है। बेनिफिट्स जो हैं ये पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया में कहीं पर भी लिए जा सकते हैं। काफ़ी पोर्टेबल है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में स्कीम लिए तो दिल्ली में ही इसके बेनिफिट लिए जा सकेंगे। पूरे इंडिया में जो है कहीं पर भी इसके बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं। 5वीं की बात करते हैं। इसमें सर्विसेज जो हैं करीब करीब 1393 जो प्रोसीजर्स हैं वो सभी इसके अंदर जो है इंक्लूड है। जितना भी ट्रीटमेंट का खर्चा आएगा, जितनी जो है मेडिसिन का खर्चा आएगा, जो भी डायग्नोस्टिक सर्विस होगी, फिजिशियन की जो फीस होगी, रूम के चार्जेस, ओटी चार्जेस, आईसीयू चार्जेस, सब कुछ स्कीम के अंदर जो है लगभग कवर किया गया है। पब्लिक हॉस्पिटल्स जो होंगे उनको रीएम्बर्स कर दिया जाएगा। जो मतलब जितना जो है हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जिस तरह से पैसा खर्चा देंगे उस तरह से हम पब्लिक हॉस्पिटल्स को भी उन्होंने जो भी सर्विस दी है उसके लिए उनको रीएम्बर्स कर दिया जाएगा। ये देख लेते हैं कौन एलिजिबल है कौन नहीं है इस स्कीम के लिए। जो एलिजिबल है पहले उनको देख लेते हैं। जो भी व्यक्ति सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस में जिनका एनरोलमेंट है वो मतलब वो ले सकते हैं। जो गरीब हैं, हाउस होल्ड जिनके पास शेल्टर नहीं है, या ऐसे लोग जो कि बेघर हैं, जो कि बेसहारा हैं, मैनुअल स्कैवेंजर्स जो हैं फैमिली वो इसमें एनरोल कर सकती हैं। प्रिमिटिव जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, लीगल रिलीज बॉन्ड लेबर्स जो हैं, वो कोई भी ऐसे व्यक्ति जो 7 डेप्रिवेशन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, जैसे जिनके पास जो है एक ही रूम है या कच्चा रूम है, या उनकी कच्ची खिड़कियां हैं, कच्चा रूम है, कोई उस घर के अंदर जो है कोई एडल्ट मेंबर नहीं है 18 से लेकर 59 साल का। अगर कोई घर जो है फीमेल के द्वारा हेड किया जा रहा है और 16 से लेकर 59 साल तक का कोई मेल नहीं है तो वो भी कवर होंगे। और जो डिफरेंटली एबल्ड जो मेंबर्स हैं, मतलब जैसे कि मतलब जो हमारे दिव्यांग हैं वो कवर हो रहेंगे। इसमें SC ST कवर हो रहे हैं। कोई भी मतलब कोई लिटरेट एडल्ट जो है 25 साल तक का जो है वो भी इसमें कवर हो रहा है। मतलब अगर कोई लिटरेट नहीं है उस घर में, जो भी गरीब हैं, लैंडलेस हाउस होल्ड्स हैं, वो सभी इसमें कवर हो रहे हैं। कवर कौन कौन नहीं हो रहे हैं? जिसके पास 2 पहिया, 3 पहिया या 4 पहिया वाहन है वो कवर नहीं हो रहे हैं। मैकेनाइज्ड व्हीलर्स हैं किसी के पास, वो कवर नहीं होंगे। अगर किसान क्रेडिट कार्ड उस व्यक्ति के पास है जो कि 50,000 की लिमिट है, वो कवर नहीं होगा। जो कोई मेंबर है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जिसके पास है वो कवर नहीं होगा। जो भी व्यक्ति नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइज चला रहा है, गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है उसकी एंटरप्राइज, वो कवर नहीं होगा। जिसकी इनकम 10,000 से ज़्यादा है वो कवर नहीं होंगे। इनकम टैक्स अगर कोई फाइल कर रहा है नहीं होगा वो कवर। किसी व्यक्ति का जो घर है जिसके 3 या ज़्यादा रूम्स है वो कवर नहीं होगा। कि जिसके पास रेफ्रिजरेटर, लैंडलाइंस है वो कवर नहीं होगा। 1 हद से ज़्यादा अगर किसी के पास लैंड है वो कवर नहीं होंगे। तो ये कवर्ड होंगे, ये कवर नहीं होंगे। देख लिया हमने। आयुष्मान भारत जो स्कीम है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मतलब होता है सेंट्रल एंड स्टेट दोनों के दोनों मिल करके खर्चा इसका उठाएंगे। जो एक्सपेंडिचर है वो जो इसका प्रीमियम होगा वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो है दोनों उसका खर्चा उठाएंगे। जो फंडिंग की स्कीम है वो कैसे रहेगी? 40% केंद्र सरकार उठाएगी और 60% केंद्र सरकार उठाएगी और 40% जो है राज्य की सरकार। यहाँ पर उन स्टेट्स के लिए है जहाँ पर ये सभी स्टेट्स के लिए हैं, और ऐसी यूटीज जिनकी खुद की लेजिस्लेचर है। 90-10 का रेशियो रहेगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए और 3 हिमालयन स्टेट्स के लिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए। और 100% सेंट्रली फंडिंग होगी ये ऐसी यूटीज के लिए जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? अगर ये स्कीम इम्प्लीमेंट हो जाती है अच्छे से तो हमारे भारत का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हेल्थ केयर जो है सर्विसेज बहुत बड़े स्तर पे जो है ये इम्प्रूव हो जाएगी, और काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोग हैं उसको हेल्थ केयर को एक्सेस कर सकेंगे। वो सोसाइटी भी कर सकेगी जो हेल्थ केयर सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर सकती है। जो नेशनल हेल्थ जो पूरा का पूरा ये जो स्कीम है वो हेल्प करता है हमारी गवर्नमेंट को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के अंदर। मतलब कि हम जो है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी पूरा करते हैं अगर हम सभी को इसमें कवर कर लेते हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो ये जो स्कीम है
ये एज अ रिस्क पुलिंग पे काम करती है। रिस्क पुलिंग क्या मतलब होता है, एक बार देख लेते हैं। जस्ट सपोज कि हम सब जो है 6 ये पर्सन है, 6 ये पर्सन है, ये 13 पर्सन है टोटल, 6 6 12 और 1 ये 13। हम सब ने मिलकर के 1,000 रुपये एक रिस्क पुल फंड में डाल दिए। उसमें ये शर्त रखी अगर कोई भी किसी को कोई बीमारी होती है या कुछ भी होता है तो हम उस फंड से जो है सारा खर्चा उठाएंगे। ठीक है, कवर्ड तो सारे हो गए, लेकिन बीमार तो एक ही टाइम पे सारे नहीं पड़ेंगे ना, या किसी सभी के ऊपर जो है वो सारे खर्चा एक साथ नहीं करना पड़ेगा। तो जो बंदा जिसको ज़्यादा रिस्क होता है वो बंदा कवर्ड कर लिया जाता है। इसका मतलब भी यही है, जब एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है इंश्योरेंस स्कीम के लिए लेते हैं तो सिर्फ कुछ ही लोगों को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत होती है उस गिवन ईयर में। तो इसीलिए जो है ये एक रिस्क पुलिंग स्कीम है। ये जो है फाइनेंशियली वायबल भी है क्योंकि हाई कवरेज दिया गया है, 5 लाख पर फैमिली को दिया गया है, लेकिन सभी के सभी जो हैं उस साल में बीमार तो नहीं पड़ेंगे ना। तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा बड़ी संख्या में लोगों को कवर किया जा रहा है, लेकिन मतलब जस्ट सपोज जो है करीब करीब 50 करोड़ लोगों को कवर किया जा रहा है, लेकिन एक साल के अंदर जो है 50 करोड़ लोग तो जाएंगे नहीं ना हेल्थ सर्विसेज लेने के लिए। तो इसलिए ये काफ़ी बड़े संख्या में लोगों को कवर करते हैं। जो आगे की टास्क क्या है वो देख लेते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको अपनी खुद के जो एजेंसीज हैं स्टेट के अंदर उनके द्वारा इस स्कीम को एडमिनिस्टर करना होगा, और वहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनसे उनकी सर्विसेज को परचेस करना होगा। तो और जो कि जिनका रेट जो है प्री डिटरमाइंड होगा, तो उनके साथ किस तरह की वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे ये देखना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। और सबसे बड़ी बात है ट्रीटमेंट कॉस्ट जो है उसके मतलब वो कितनी रहेगी उस कंसेंसस पर आना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। मतलब क्योंकि आप ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो है हेल्थ सर्विसेज ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उनके साथ जो है कंसेंसस पर आना ज़रूरी होगा कि ट्रीटमेंट कॉस्ट कितनी होगी। जो लार्ज स्केल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क की बहुत ज़रूरत होगी क्योंकि कैशलेस ट्रीटमेंट है, इसमें कहीं ऐसा ना हो कि ट्रीटमेंट हो ही ना और वहाँ पर जो है मतलब जो है उस जगह पर सरकार का खर्चा तो बढ़ जाए लेकिन उस जगह पर जो है धांधली हो जाए। तो इस चीज़ की ज़रूरत होगी कि एक लार्ज स्केल का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क बनाना होगा। मेजोरिटी ऑफ फैमिलीज जो इसमें कवर हो रही हैं वो रूरल एरियाज़ में है, और आप ये जानते हैं कि हमारे यहाँ पे रूरल एरियाज़ में सेकेंडरी और टर्शरी जो पब्लिक हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही कम है। और अब जो है अगर ये इतनी बड़ी संख्या में अगर फैमिलीज जो है उसमें कवर होंगी तो वहाँ पर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वहीं पर उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। तो गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि अपने उस सेकेंडरी और टर्शरी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करे। हमने ये देखा है कि लगातार जो ग्रोथ हुई है टर्शरी केयर सेक्टर की वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ही हुई है, और वो प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट के ऊपर ही काम करता है। तो गवर्नमेंट के ऊपर ये सबसे बड़ा एडिशनल चैलेंज आएगा कि लोगों को बेसिक केयर पैकेज प्रोवाइड करना जो कि कवर किया जा रहा है इस स्कीम के द्वारा, और उसकी कॉस्ट भी कम हो क्योंकि गवर्नमेंट का खर्चा भी कम हो। जो हमारी ये जो स्कीम है आयुष्मान भारत स्कीम जो है वो प्राइमरली ऑफर करती है सपोर्ट सर्विसेज जो है जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन सेकेंड और टर्शरी केयर सिस्टम की, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं करती है। तो इसलिए जो हमारी कंट्री का जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसको जो बहुत बुरी हालत में है उसको सुधारने के लिए अभी इसमें कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। जो मोस्ट क्रिटिकल इशू जो है इसमें रहेगा वो ये रहेगा कि जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ह्यूमन रिसोर्स का उसके लिए, जैसे कि भाई ऐसा है कि हमारे यहाँ पर सभी जगह पर पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर्स ही नहीं हैं, और करीब करीब काफ़ी स्टेट्स में ऐसा है कि 40% हेल्थ वर्कर्स की पोस्ट ही खाली हैं, और जो ज़्यादातर जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वहाँ पर 12 महीने जो है शॉर्टेज रहती है डॉक्टर्स की, और जो इवन की डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ज़्यादा स्पेशलिस्ट भी नहीं है। अगर हम ये ह्यूमन रिसोर्स का जो चैलेंज है अगर हम उसको एड्रेस नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी पब्लिक हेल्थ जो केयर सेक्टर है उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, वो तो हमेशा से पुअर ही रहेगा। तो क्योंकि इतनी बुरी हालत है इसलिए लोग जो हैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, और वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। कुछ सजेशंस दी गई थी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा, वो देख लेते हैं। उन्होंने कहा था पहली बात कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं उनको इस स्कीम के एम्बिट से हटा देना चाहिए, दायरे से हटा देना चाहिए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं वो ऑलरेडी इसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। गवर्नमेंट को जो है ये डायरेक्टली जो प्राइवेट हॉस्पिटल जिनसे सर्विस ली जा रही है
उनको डायरेक्टली फंड देना चाहिए, क्योंकि अभी जो ये जो इंश्योरेंस स्कीम है, हाँ ये फंड दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू, और इंश्योरेंस कंपनी को गवर्नमेंट को 15% देना पड़ता है, तो ये 15% बच जाता है। शायद गवर्नमेंट ने इस बात को पहले कंसिडर नहीं करा था, नहीं तो ये बहुत बड़ा लूप होल है, ध्यान रखिएगा। इंडिया जो है उसको जो है कंटिन्यू नहीं करना चाहिए इंश्योरेंस रूट फॉर हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो क्या है कि जो हमारा अनहोली नेक्सस है, मतलब ये जो गठजोड़ है सरकार का या जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो बड़े बड़े जो फंड, मतलब जो बड़ी बड़ी जो प्राइवेट कंपनीज है इंश्योरेंस की, वो क्या करती हैं, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर काम करती है, ना कि लोगों को क्वालिटी हेल्थ केयर डिलीवरी प्रोवाइड करने के लिए। तो ऐसा भी कुछ है कि कुछ स्टेट्स ने जो है स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा है, इसी वजह से 100% इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। जैसे कि दिल्ली, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा ने इस स्कीम को जो है अपने यहाँ लागू नहीं करा है स्टेट्स ने। उसका रीज़न सबसे पहला क्या है कि जो पब्लिक हेल्थ है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है, और स्टेट ने मना कर दिया है कि भाई हम इस सेंट्रल स्कीम को हम जो है अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे, क्योंकि हम इससे बेहतर स्कीम को ऑलरेडी लागू कर रहे हैं। जैसे दिल्ली की गवर्नमेंट है, उन्होंने आर्ग्यू किया है कि उसका, दिल्ली की गवर्नमेंट का जो एग्जिस्टिंग हेल्थ स्कीम है उसका वाइडर कवरेज है, 10 गुना ज़्यादा बेहतर है वो आयुष्मान भारत से। उड़ीसा ने ये कहा है कि इस स्कीम में काफ़ी कमियाँ हैं, और जो है जो उनके यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग जो बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना है उसमें स्पेशल प्रोविज़न है एक्स्ट्रा 2 लाख कवर का वुमेन्स के लिए, ठीक है, क्योंकि वुमेन्स को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो कि आयुष्मान स्कीम भारत स्कीम में नहीं है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये कहा है कि उनकी कंसर्न ये है कि इसका एम्बिट बहुत नैरो है, मतलब इसका जो दायरा है वो बहुत छोटा है, और उनके यहाँ जो स्कीम जो चल रही है आरोग्य श्री स्कीम जो है वो ज़्यादा लोगों को बेनिफिट पहुँचा रही है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई हम अपना शेयर का जो एक्सपेंडिचर है, जो 40 और 60 का जो है 40 स्टेट को देना है, 60% जो है वो सेंटर देगा, वो हम देने के लिए राजी नहीं है। तो आई होप कि आज की डिस्कशन फ्रूटफुल रही हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो ज़रूर दें, और अगर आपको पीपीटीज डाउनलोड करनी है तो आप हमारी इस वेबसाइट से कर सकते हैं। एंड प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी वीडियोज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।